अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट। आज हमारा लेक्चर है थर्ड और आज हमारा जो टॉपिक है वो है सबसे पहले रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप। इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आइसोटॉप होते क्या हैं। तो एटम्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटॉप। आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मैसेज बट सेम एटॉमिक नंबर। ये हमारा पिछला टॉपिक है। हम लोगों ने आइसोटॉप की जब डेफिनेशन की थी तो बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया था। अब रिलेटिव अबंडेंस के बारे में बात करते हैं। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एन आइसोटॉप इज परसेंटेज ऑफ एटम विद अ स्पेसिफिक एटॉमिक मास फाउंड इन नेचुरली अकरिंग सैंपल ऑफ एन एलिमेंट। यानी कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनके अंदर जिस परसेंटेज के हिसाब से वो आइसोटॉप की रिलेटिव अबंडेंस होगी, उनकी जो पाए जाएंगे वो उनकी रिलेटिव अबंडेंस कहलाती है। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द वेट एवरेज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द elements isotope by their atomic masses and summing the products। ये जो पॉइंट अभी मैंने डिस्कस किया है ये आपको इस लेक्चर के लास्ट में समझ आएगा जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल आप इसे समझ लें कि हम लोगों ने रिलेटिव अबंडेंस को मल्टीप्लाई करना है विद द एटॉमिक मैसेज और बाद में उनको सम अप करना है हम लोगों ने। फिर है जी द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटॉप कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब हमारा जो बेसिक मेन टॉपिक है आज का वो है मास स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि रिलेटिव अबंडेंस जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिलेटिव अबंडेंस को कहते हैं फाइंड आउट करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। इट इज़ अ टेक्निक इन विच मॉलिक्यूल्स आर बम्बार्डेड विद द बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इसके अंदर हम जो भी अपना सैंपल लेते हैं उनके मॉलिक्यूल्स को मेरे अल्फाज को ज़रा फॉलो करना है आपने कि मॉलिक्यूल्स को हम लोग बम्बार करवाते हैं विद द एनर्जेटिक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाद में कहता है जी द मॉलिक्यूल्स आर आयनाइज्ड एंड ब्रोकन अप इनटू द मैनी फ्रेगमेंट्स। आपके पास जो मॉलिक्यूल होता है ऑब्वियसली जब उस पर आप एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बम्बार करवाएंगे तो वो डेफिनेटली आयनाइज हो जाएगा। इट मीन्स वो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। सम ऑफ विच आर पॉजिटिव आइंस और जो हमारे काम के हैं और यू कैन से कि जो हमें ज़रूरी हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है फर्दर यूज़ करना है वो आपके पास है पॉजिटिव आइन। ईच काइंड ऑफ आइन हैज़ अ पर्टिकुलर रेशियो ऑफ मास टू चार्ज। हर आइन की जो है वो आपके पास एक पर्टिकुलर किस्म की जो है वो मास टू चार्ज रेशियो होती है। फॉर मोस्ट आइंस द चार्ज इज 1 एंड द मास टू चार्ज रेशियो इज सिंपली द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द आइन। तो वो कहता है बेसिकली जितने भी आइन हैं उनमें ज़्यादातर जो हैं उनके ऊपर एक ही चार्ज होता है, यानी कि +1 चार्ज होता है। तो सिंपली जो मास टू चार्ज रेशियो होती है वही किसी भी आइन की मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। The ion pass through the magnetic and electric field to reach the detector where they are detected and signals are recorded to give the mass spectra। तो बेसिकली आपके पास क्या होता है नेक्स्ट, हमारे पास ये जो आइंस होते हैं ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरते हैं और डिटेक्टर पे जाके इनका जो है वो हम लोग एक ग्राफ हासिल करते हैं जिसे मास स्पेक्ट्रा कहते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री कि आपके पास जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है वो काम कैसे करती है। सबसे पहले इन टिपिकल प्रोसीजर्स द सैंपल विच में बी सॉलिड लिक्विड और गैस। अब यहाँ पे आप ज़रा समझें कि हमने पीछे बात की थी मॉलिक्यूल की, तो बेसिकली सैंपल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। सबसे पहले उसे आयोनाइज करवाना है और उससे पहले आपने उसे वेपोराइज करवाना है। अब वेपोराइज करवाना का मतलब यानी कि उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सॉलिड है तो पहले उसे लिक्विड और लिक्विड को फिर उसके बाद गैसियस हालत में लेके जाना है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेके जाना है। उसके बाद उसको हमने आयनाइज करवाना है बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड पॉइंट है दिस में कॉज सम ऑफ द सैंपल्स मॉलिक्यूल टू ब्रेक इनटू द चार्ज फ्रेगमेंट्स। दीज आयंस आर देन सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशियोज टिपिकली बाय एक्सेलरेटिंग देम सब्जेक्टिंग देम इनटू द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे वो कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपने छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, छोटे जर्रे मतलब उनके पार्ट्स में टूट जाता है। तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें से निकलते हैं, हमें एज अ फ्रेगमेंट हासिल होता है, प्रोटॉन भी, तो जो आपके पास और बाकी भी जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पे कहता है जो पॉजिटिवली चार्ज आइंस होते हैं आपके पास वो हम लोग उन्हें एक्सेलरेट करते हैं बाय पासिंग देम थ्रू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। आइंस ऑफ द सेम मास टू चार्ज रेशियो विल अंडरगो द सेम अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। जो आइंस होंगे जिनका मास टू चार्ज रेशियो सेम होगी उनकी डिफ्लेक्शन जो है वो भी सेम होगी। द आइंस आर डिटेक्टेड बाय द मैकेनिज्म कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग चार्ज पार्टिकल्स सच एज एन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर। Results are displayed as a spectra of the relative abundance of the detected ions as a function of the mass to charge ratio। अब बेसिकली इस पॉइंट में आपको बताना चाह रहा है कि जो हमारे पास आइंस हम लोग डिफ्लेक्ट करवाते हैं और बाद में हम लोग डिटेक्टर की मदद से, एनालाइजर और डिटेक्टर की मदद से उसको हम हासिल करते हैं, तो बेसिकली वो आपके पास स्पेक्ट्रा कहलाता है, स्पेक्ट्रोग्राफ जो हमारे पास हासिल होता है।
तो वो हमारे पास जो है वो अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस जो है किसी भी आयन की बताता है ऑन द एज अ फंक्शन ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो. द एटम और अ मॉलिक्यूल इन अ सैंपल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कोरिलेटिंग नोन masses to identified masses or through a characteristic fragmentation pattern. ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, ये आपके पास कुछ एक फ्लो शीट डायग्राम बनाई है मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन में. पहले मैंने सोचा आपको बता दूं कि सबसे पहले इनलेट आ जाता है, सोर्स है, गैस फेज में कन्वर्ट करना है. मैंने आपको बताया पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी होगा उसे मॉलिक्यूलर यानी कि वेपराइज करना है सबसे पहले आपने. फिर उसको आयनाइज करना है आपने, एनालाइजर है, फिर आयन डिटेक्टर है, फिर उसके बाद आपने डाटा सिस्टम में चला जाएगा और उसके बाद आपके पास जो है वो मैस स्पेक्ट्रम आपके पास जो है हासिल होगा. ये सैंपल इंट्रोडक्शन है इनलेट पॉइंट जो है, ये वैक्यूम पंप में सारा जो है आपके पास काम हो रहा है. अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम ए, बी, सी, डी और ई पॉइंट में जो है इनको हम एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले हमारे पास ए पॉइंट है सैंपल इनलेट. सैंपल स्टोर्ड इन अ लार्ज रिजर्वायर फॉर विच मॉलिक्यूल्स रीचेज आयनाइजेशन चैम्बर एट लो प्रेशर इज स्टेडी स्ट्रीम बाय पिन होल कॉल्ड मॉलिक्यूलर लीक. तो बेसिकली हमारे पास जो सैंपल इनलेट है उसे हम मॉलिक्यूलर लीक भी कहते हैं. सेकंड है जी आयनाइजेशन. जो भी आपके पास वो कहता है कि वेपोराइज कर लिया आपने सैंपल इनलेट में, आपने जो मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करवा दिया, एटम्स आर आयनाइज्ड बाय नॉकिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू गिव अ पॉजिटिव आयन. हम लोग जब इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और वो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, इसलिए किसी भी मॉलिक्यूल के आउटर मोस्ट या बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन्हें हम बोलते हैं उनको वो नॉकआउट कर देता है और उस पर मोस्ट ऑफ द टाइम +1 चार्ज कैरी करता है. इसको आयनाइजेशन अचीव करने के हमारे पास 3 मेथड लिखे हैं. इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन होती है, केमिकल आयनाइजेशन होती है, डिसॉर्प्शन टेक्निक होती है. ये टेक्निक्स जितनी भी हमने डिस्कस की हैं आपकी बुक में कोर्स का हिस्सा नहीं है. फिर है जी थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट है जी एक्सेलरेशन. आयंस आर एक्सेलरेटेड सो दे ऑल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी. पॉजिटिव आयन पासिस थ्रू 3 slits with a voltage in decreasing order. मिडल स्लिट कैरीज अ इंटरमीडिएट एंड फाइनल एट अ 0 वोल्ट. यानी कि अब आपके पास एक्सेलरेशन चैम्बर में जाते हैं, आयनाइजेशन के बाद एक्सेलरेशन चैम्बर आ जाता है और एक्सेलरेशन चैम्बर में 3 स्लिट्स लगी होती हैं और ये डिफरेंट वोल्टेजेस की होती हैं. फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्लेक्शन. अब हम लोगों ने डिफ्लेक्ट करवाना है बाय पासिंग देम थ्रू द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. और यहाँ पे आपके पास कहता है आयंस आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर मैसेज. द लाइटर द मैस मोर दे आर डिफ्लेक्टेड. कभी आप लोग देखें कि अगर आपके पास एक स्टोन हो, एक हैवी स्टोन हो और एक आपके पास बॉल हो जो आप नॉर्मल बॉल घर में खेल में इस्तेमाल करते हैं, तो जो हैवी स्टोन होगा आप उसे अगर फेंकने की कोशिश करेंगे तो वो ड्यू टू इट्स मैस, हैवियर मैस, वो ज़्यादा दूर तक आप उसे थ्रो नहीं कर सकते. ऐसा ही है. और जो बॉल है आप उसे बहुत दूर तक थ्रो करेंगे क्योंकि उसका मैस कम है. तो जितना लाइटर मैस का वो कहता है कि आपके पास आयन होगा उतना ही जो है वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा. नेक्स्ट पॉइंट कहता है जी डिटेक्शन. द बीम ऑफ आयन पासिंग थ्रू द मैस एनालाइजर इज डिटेक्टेड बाय अ डिटेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज रेशियो. बेसिकली मैस टू चार्ज रेशियो की बेसिस पे हम लोग डिटेक्टर पे जो आयंस की बीम आती है हम उसको डिटेक्ट करते हैं. हमारे पास बहुत सारे एनालाइजर्स होते हैं. मैग्नेटिक सेक्टर मैस एनालाइजर है, डबल फोकसिंग एनालाइजर है, क्वार्टर पोल है. अगेन ये सब आपके जो है कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए. अच्छा जी, ये आपके पास आपकी बुक में डायग्राम बनी है एज इट इज़ और इसके अंदर आप देख सकते हैं. अब ज़रा इसको हम देखते हैं. सबसे पहले जी नियोन गैस इनलेट लिखा हुआ है. नियोन गैस इस बिकॉज कि हमने नियोन की एग्जाम्पल डिस्कस की है आपकी बुक में और यहाँ पर भी मैं आपको नियोन ही की एग्जाम्पल जो है वो बताऊँगा. तो सबसे पहले नियोन गैस इनलेट है. इसका मतलब नियोन का जो गैस है मॉलिक्यूल वो आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे. सेकंड जो चैम्बर आ जाता है, सेकंड पॉइंट आ जाता है हीटेड फिलामेंट्स. आपके पास दो फिलामेंट्स लगे होंगे. तो ये जो फिलामेंट्स होंगे ये आपके पास एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एंड्स है. अच्छा, यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम पास करती है, ठीक है. और यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो आपके पास आयनाइज हो जाएंगे. अब वो आयनाइज होने के बाद किस में कन्वर्ट होंगे, फ्रेगमेंट्स में. फ्रेगमेंट्स में आपके पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं मगर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ पॉजिटिव आयन, केटाइंस चाहिए जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल के बने हैं. अब आगे हमारे पास 3 स्लिट्स का जिसका हमने जिक्र किया था वो 3 स्लिट्स लगी हुई हैं. सबसे पहली है जी नेगेटिव ग्रिड इसे बोलते हैं. ग्रिड जाली की तरह की होती है, ये नेगेटिवली चार्ज होती है और ये पूरी जो आपके पास ग्लास ट्यूब नज़र आ रही है इसको हमने ऑलरेडी वैक्यूम कर रखा है. अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं आपके पास इस नेगेटिव ग्रिड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ ऑपोजिट चार्ज इज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आप अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव ग्रिड. ये नेगेटिव ग्रिड क्या करेगा, इन सब आइंस को डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स दीज 2 स्लिट्स जिनके अंदर ये आपको होल्स नज़र आ रहे हैं. अब इनका काम ये है कि बेसिकली इन 3 स्लिट्स ने आपके जो पॉजिटिव आयन हैं, केटाइंस हैं, उनको एक्सेलरेट करना है, उनको हमने स्पीड अप करना है. क्यों स्पीड अप करना है, एक तो स्ट्रीम लाइन में लेके आना है यानी कि एक प्रॉपर बने आपके पास बीम ऑफ पॉजिटिव आयन. सेकंड आपकी जो है वो जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी उतनी ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा.
अच्छा, फिर है आपके पास मैग्नेटिक एनालाइजर में से गुजारना है। ये दो मैग्नेट्स नज़र आ रहे होंगे आपको, ये जो डिस्क्स नज़र आ रही हैं, इन दो मैग्नेट्स में से गुजारने का क्या हमें रिजल्ट मिलता है कि जो दो मैग्नेट्स होते हैं यहाँ पे आके अपने जो आपके पास आइंस होते हैं, कैटाइंस होते हैं पॉजिटिव, ये आपके पास अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो जो है वो डिफ्लेक्ट करते हैं। अब जब मैंने आपको बताया था जितना ज़्यादा लाइटर मैस होगा, मैस वाला आइन होगा, उतनी ही ज़्यादा जो है उसकी डिफ्लेक्शन होगी। तो यहाँ पे आप देखें नियोन गैस हमने चूँकि इसमें जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रखी है, तो अकॉर्डिंग टू मैस हमारे पास तीन जो है वो डिटेक्टर के ऊपर 3 पॉइंट्स आए हैं, 20, 21 और 22। अब ये जो 20 है ये सबसे लाइटर है तो इसकी डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा है, 21 उससे कम डिफ्लेक्शन शो करता है और 22 सबसे कम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है बिकॉज ऑफ हैवियर मैस। ये जो मैस नंबर है ये अकॉर्डिंग टू मैस नंबर जो है हमारे पास वो हो रही है, डिफ्लेक्शन हो रही है। अच्छा जी, तो डिटेक्टर तक ही हम लोगों ने आपके पास डायग्राम जो बुक में बनी हुई। इसके बाद आ जाता है आपके पास स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रा जिसे हम बोलते हैं। अब वो किस तरह आ जाता है ज़रा देखें जी। हमारे पास मैस नंबर ले लिया और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले लिया रिलेटिव अबंडेंस। तो हमने क्या फाइंड आउट करनी है, रिलेटिव अबंडेंस। जब हम लोगों ने देखा कि नियोन के हम लोग देखते हैं हमारे पास 3 आइसोटॉप्स आए, 20, 21 और 22। तो 20 वाला जो आइसोटॉप है इसकी रिलेटिव अबंडेंस है 90.92% और 21 वाले की सबसे कम है 0.257% है और 22 वाले की ये लाइन आपको नज़र नहीं आ रही, बहुत छोटी है ये भी, 8.82%। यानी कि आपके पास सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज वाली रिलेटिव अबंडेंस है वो किसकी है, 20 वाले आइसोटॉप की। सबसे ज़्यादा जो है वो 20 वाला आइसोटॉप पाया जाता है। ये अगर आप पीछे वाली स्लाइड में हम दोबारा से देखें, ये देखें तो यहाँ पे आपके पास ये जो 20 वाला आइसोटॉप है ये आपके पास ज़्यादा मिकदार में इसकी जो अबंडेंस है वो पाई जाती है नेचुरली तौर पर। अब हम इसे यही एग्जाम्पल करते हैं, बुक में भी आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल है कि कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन। तो सबसे पहले एटॉमिक मास वो कहता है फार्मूला क्या है जी, आपने करना है रिलेटिव परसेंटेज अबंडेंस, जो रिलेटिव अबंडेंस अभी हमने निकाली, मल्टीप्लाई बाय मास नंबर प्लस रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय मास नंबर एंड सो ऑन। यानी कि जितने भी आइसोटॉप आएंगे, ये डॉट डॉट लगाने का मतलब ये कि जितने भी आइसोटॉप आएंगे, नियोन के 3 आइसोटॉप हैं तो हम यहाँ पर 3 आइसोटॉप का जिक्र करेंगे। मगर हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे भी हैं जिनके 6 आइसोटॉप्स भी हैं, 9 आइसोटॉप्स भी हैं। तो इस वजह से ये फार्मूले के हमने जो है वो उसको बंद नहीं किया, इसको किसी भी एंड नहीं दिया इसे हमने। आइसोटॉप है जी नियोन 20, 21, 22। अब यहाँ पे मैथ्स हम डिस्कस करते हैं एमयू में, तो 20 है, 21 है और 22 है। परसेंटेज क्या आई, परसेंटेज आई आपके पास, परसेंटेज अबंडेंस आई 90.92 पॉइंट समथिंग थी हमारे पास, 90.92 थी। यहाँ पे 48 लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा इसे। 90.92 है, फिर 0.257 है और फिर आपके पास 8.25 थी समथिंग लास्ट में। बहरहाल अब वो क्या कहता है कि हम लोगों ने फार्मूले में कहा था परसेंटेज अबंडेंस को मल्टीप्लाई किससे करना है, मैथ्स नंबर से। तो आपके पास 90 मल्टीप्लाई होगा 20 से, ये परसेंटेज 0.257 मल्टीप्लाई होगी 21 से, 9.25 परसेंटेज मल्टीप्लाई होगी 22 से। और इन सब का हमने क्या कहा था, हमने सम फाइंड आउट करना है और उसको डिवाइड किससे करना है, 100 से। ठीक है, क्या करना है, हमने 100 से डिवाइड करना है और हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। अब ज़रा आप देखें 20.2 AMU एटॉमिक मास किसका आ रहा है, नियोन का। नियोन का अगर आप लोग एटॉमिक मास का पीरियोडिक टेबल अपनी बुक में से निकालें, पहले पेज में आपका फोल्ड हुआ रखा होगा, तो उसमें आप देखें वहाँ पे उन्होंने लिखा होगा 20.2 AMU। मगर हम जो डिस्कस करते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं सिर्फ 20। अब हम लोग जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी उसको हम देख लेते हैं ज़रा। उसके अंदर एक पॉइंट था जो मैंने आपको कहा था कि हम लोग आपको बताएंगे, बाद में आपको समझ आ जाएगी। तो वो आपके पास ये स्लाइड थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आइंस आर डिटेक्टेड बाय द मैकेनिज्म ऑफ कैपेबल चार्ज। हाँ जी, तो वो स्लाइड हमारी पता नहीं कहाँ गई है, फर्स्ट स्लाइड थी। बहरहाल ये देखें, द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ फाइन, ये देखें, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज द वेट एवरेज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एलिमेंट आइसोटॉप बाय देयर एटॉमिक मास। तो रिलेटिव अबंडेंस को हमने मल्टीप्लाई करना था एटॉमिक मास से किसी भी आइसोटॉप से। तो ये आपके पास जो है एंड में इस तरह से आ जाता है, आंसर आ जाएगा आपके पास 20.2 AMU। तो पता लग गया आपको उस पॉइंट का क्या मतलब था। अच्छा, क्वेश्चन अगर कोई आपके पास हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप लोगों ने जो है वो मैसेज करके ज़रूर पूछ लेना है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आएगा। फर्स्ट चैप्टर का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक में फिर आपसे जो है वो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।